बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मॉनसून का एक खतरनाक स्पेल आप देख ही रहे हैं कि पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। तो आप जहां कहीं भी हैं अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुल्क भर में ये मॉनसून का जो मौसम है तबाही मचा रहा है और एनडीएमए की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुल्क भर में हालिया मूसलाधार बारिशों के नतीजे में जानी और माली नुकसान की एक हौलनाक तस्वीर सामने आई। आपसे शेयर करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद अब 221 हो गई है, जबकि मुल्क भर में 804 से जायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, मुनहदिम हो गए हैं। और एनडीएमए के मुताबिक तूफानी बारिशों से पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला सूबा है, जहां बारिशों के नतीजे में सबसे ज्यादा 135 अफराद जाँ भाग हुए। उधर गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से बाबूसर टॉप के गिर्द 8 किलोमीटर लैंडस्लाइडिंग फ्लैश फ्लडिंग हुई है, जिसके बायस सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई हैं, जिससे 3 सयाह जान की बाजी हार गए और 4 के जख्मी होने की इतलात है, उन्हें निकाल लिया गया है और 15 से ज्यादा सयाह अब भी लापता है, सैलाबी रेले में हैं। ऐसी कोई भी नागहानी सूरत हाल हो और मकामी जो आबादी है वो सामने ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। इस वक्त मकामी आबादी उनकी मदद करने की कोशिशों में मसरूफ है। जी हाँ, और सैकड़ों सयाहों को मकामी अफराद ने पनाह देकर उनकी जान बचाई है। 14 से 15 मकामात पर रास्ते बंद हो गए हैं और शाहराह कराकरम, लाल पहाड़ी और तत्ता पानी के मकामात पर ब्लॉक हो गई है। झलकंड के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कागान पर ट्रैफिक मुअत्तल हुई। गजर के मुख्तलिफ देहात में सैलाब ने तबाही मचा रखी और जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं, कई घर मुतासर हुए हैं। हम जांबा खानदानों के लवाहिकीन से अफसोस का इजहार करते हैं और एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये कि तमाम लोगों को जो भी सफ़र करना चाहते हैं वो एडवाइजरी को देखकर सफ़र करें। और ये हम बार बार आपको याद दहानी इसकी कराते रहते हैं कि एडवाइजरी देखकर फिर ट्रैवल करें ताकि आप महफूज रह सकें। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वहाँ मूसलाधार बारिश से जल्द थल एक हो गया और इस्लामाबाद के मॉडल विलेज सैदपुर में 3 घंटों के अंदर 139 मिलीमीटर बारिश से बरसाती नाले बिफर गए और पानी पुलों के ऊपर से बहने लगा। गाड़ी हमें नाले में बहती हुई भी नजर आई। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी है, हमें ज्वाइन करेंगे फैजुल्लाह फराग जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत है, इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे नई मस्कर में ज्वाइन करेंगे। फैजुल्लाह फराग साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। सबसे पहले जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिस तरीके से यही बताया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसकी वजह से बाबूसर टॉप के गिर्द जो 8 किलोमीटर लैंड स्लाइडिंग हुई है, इस अफसोसनाक वाक़े में बताइएगा कितने सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है, बचा लिया गया और कितनी गाड़ियां बह गई हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये गुज़श्ता दिनों का अफसोसनाक वाक़या है और बदकिस्मत जो टूरिस्ट या ट्रेवलर्स है वो वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक कहा जा रहा है कि बादल बरस्ट हुआ है, लेकिन ये हर साल यहाँ पे जब बारिशें होती है तो यहाँ पे तबाही होती है, सैलाब आते हैं। पिछली दफा भी इसी शाहराह बाबूसर के ऊपर सैलाब आए थे, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, अलबत्ता उसमें भी गाड़ियां स्टक होकर मुसाफिर फंस गए थे। लेकिन इस दफा जब ये बारिश हुई अचानक तो यहाँ पे 10-11 जगहों पे बल्कि 12 जगहों पे सैलाबी रेला आए गए। चूंकि पहाड़ी सा सिलसिला है और गाठियां हैं, वादियां हैं, वहां से पानी बहना शुरू हुआ है और शदीद किस्म के सैलाबी रेलों ने जो गाड़ियां उधर से गुजर रही थी उनको अपने लपेट में ले लिया है। कल की इतला ये थी कि आज रात तक 15 से 20 गाड़ियां जो है इसकी जब्त में आ गई, लेकिन अब चूंकि सूरत-हाल वाज़ेह है और अब ऐसा लग रहा है कि 20 से 30 गाड़ियां इन सैलाबी रेलों की नजर हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे जो ट्रेवलर सयाह थे वो भाग गए हैं और इसमें से 15 से 20 लोग लापता हो चुके हैं। तो 3 से 4 अफराद को जख्मी हालत में हमने रिकवर किया, जिनको आरएचसी हॉस्पिटल चिलास में उनके इब्तदाई तबी इमदाद जारी है, जबकि इसके साथ साथ 3 लाशें यहाँ से निकाली जा चुकी है जिनकी भी शनाख्त हो गई। उनमें से एक फैमिली का ताल्लुक बदकिस्मत फैमिली का लोधरा से है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की वाज़ेह हिदायत की रोशनी में डिजास्टर मैनेजमेंट, ज़िली इंतजामिया, पुलिस और जितने भी इदारे थे वो मौके पे पहुंच चुकी थी। मुकामी कम्युनिटी ने मिलकर यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया, हुकूमत के साथ मिलकर डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, कमिश्नर और जितने भी जो यहाँ के जिम्मेदारान थे वो मौके पे अब भी मौजूद है, रात को भी मौजूद थे। वहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है और लापता अफराद की तलाश जारी है। इसके साथ साथ यहाँ पे चूंकि डिसकम्युनिकेशन हुआ था, यहाँ पे जो मौसलाती निजाम है वो फाइबर के ऊपर है और सैलाबी तबाहकारी के नतीजे में फाइबर कट गई थी जगह जगह से, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट इस नाले में फंसे, शाहरा पे फंसे थे
उनके अपने घरों के साथ रास्ते नहीं थे, लेकिन अब 100 से ज्यादा जो अफराद थे उनको वहां मुकामी आबादी ने अपने घरों में पनाह दी थी, वो भी मवासलाती निजाम से बाहर थे, डिस्कनेक्ट थे। उसके अलावा 200 के करीब जो यहाँ पे जो टूरिस्ट फंसे थे इनको चिलास शहर मुंतकिल किया जा चुका है, और रात को चिलास के जो गेस्ट हाउसेज हैं और वहां के जो होटल्स हैं वो मुफ्त यहाँ के मुसाफिरों के लिए और सयाहों के लिए खोल दिया गया है। मुकामी कम्युनिटी ने, मुकामी वॉलंटियर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया है। अफवाज पाकिस्तान ने हिस्सा लिया है रेस्क्यू ऑपरेशन में, और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। रात को चूंकि तारीकी की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना था, आज अलग सुबह एक बार फिर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के अहकामात की रोशनी में ताज़ादम वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसमें इस सैलाबी रेले में फंसी हुई गाड़ियों को भी निकाला जा रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी जारी है, और जो लापता अफराद है उनको पहुंचने की कोशिश की। फैजुल्लाह साहब, ये बताइएगा किस किस मकाम से अभी रास्ते बंद हैं और कोई नई एडवाइजरी जारी की गई है सयाहों के लिए? जारी कर दिया था कि इस वक्त क्योंकि दो शाहराएं, शाहराए रेशम है, एक नरान कागान और बाबूसर वाली शाहराएं, दोनों शाहराओं पर जिल्लत यमर की हदूद में, चिलास की हदूद में दोनों तरफ से 15 से 20 मकामात पर सड़क बंद है, और हमने ये हिदायत जारी की थी कि जब तक सड़कें नहीं खुल जाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान कोई और ट्रेवल एडवाइजरी जारी नहीं करती तब तक यहाँ टूरिस्ट सफर ना करें, अपने सफर से इज्तनाब करें। और इन दोनों शाहराओं पर बंद है इस वक्त, यहाँ पे किसी किस्म की सफर की जरूरत नहीं है, कोई सफर नहीं करें, क्योंकि रात की जो अफसोसनाक कल की जो सैलाबी रेले है जिसके नतीजे में मुकामी आबादी का, सियाहों के अलावा जो मुकामी आबादी उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सैलाब से गर्ल स्कूल तबाह हुआ है, 2 होटल, एक पंचक्की गंदम डिपो तबाह हुआ है, पुलिस चौकी तबाह हुई है, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह हुआ है, 2 मसाजिद शहीद हुए हैं, 50 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह हुए हैं, 8 किलोमीटर का इलाका इन तमाम जगहों पर बर्बाद हुआ है। 15 मकामात पर इस वक्त भी शाहरा बाबूसर पे रोड ब्लॉक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो जानी नुकसान हो वो उसके अलावा है। तो ये इस वक्त जो सयाहों के हवाले से बात यह है कि वो शाहरा रेशम पे भी, नारायण कागाल और बाबूसर पे भी सफर ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फराक साहब हमारे साथ मौजूद, जो ओवरऑल सारी सिचुएशन है वहाँ की उस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। नईम असगर हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। नईम, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कैसा मौसम है शहर इक़्तिदार का, और ये भी कि गुज़िश्ता रोज़ की जो शदीद किस्म की बारिश थी उसके बाद क्या पानी की निकासी हो चुकी है और रोड्स जो है वो क्लियर है? देखें, इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में इस वक्त भी बूंदाबांदी हो रही है। कई मुकामात पर शदीद बारिश है और कई मुकामात पर बूंदाबांदी हो रही है। रात को भी ये बारिश का सिलसिला जारी रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जिस तरह आपने बात की क्या पानी सड़कों पर मौजूद है, तो इस्लामाबाद की सतह इस तरह की है, इस्लामाबाद की टर्न इस तरह की है कि यहाँ पर जो पानी है वो सड़कों पर बड़ा कम रुकता है, बल्कि रुकता ही नहीं है। पहाड़ी इलाका है और चूंकि जो ही पानी आता है तो वो बह जाता है। गुज़श्ता रोज जो वाकया हुआ था सैफपुर विलेज में, तो वहां पर भी रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई थी, और जो बरसाती नाला था वो उसको उसमें से जब पानी बह गया तो उसके बाद फिर वहां पर सूरत हाल नॉर्मल है। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब आप पानी की गुजरगाहें जो है, जो बरसाती नाले हैं उनको बंद चाइना कटिंग की वजह से जब लोग उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, बरसाती नालों के ऊपर, बरसाती नालों को स्क्वीज कर देते हैं। कल का जो वाकया है, जो हमारी इतलात हैं वो भी यही है कि वहां पर जो बरसाती नाला था, जो पानी की गुजरगाह थी, लोगों ने उसके ऊपर भी उसको भी तंग कर दिया था, जिसकी वजह से वाटर बना और पानी का प्रेशर बना, जिसकी और पानी के प्रेशर में गाड़ियां भी बहती हुई नजर आई हमें। इसके अलावा जो बरसाती नाला था उसकी दीवारें भी गिर गई। और ये अब से चंद साल पहले भी इस्लामाबाद के T11 सेक्टर में एक वाकया इसी तरह का हुआ था, जबकि जब पानी जो है वो घरों में दाखिल हो गया था, और उसकी वजह भी यही बताई गई थी कि वहां पर एक बरसाती नाला था, वहां पर जो हाउसिंग सोसाइटियां थी उन्होंने चाइना कटिंग करते 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 वो बरसाती नाले को ही खत्म कर दिया था। लेकिन जब पानी है, पानी ने तो अपना रास्ता लेना होता है, पानी तो कहा जाता है कि 100 साल बाद भी अपने रास्ते पर वापस आता है। तो बरसाती नालों को जब स्क्वीज किया जाएगा, जब उनकी जमीन के ऊपर कब्जा किया जाएगा,
तो फिर ये इस्लामाबाद में की सैलाबी सूरत हाल की मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सैलाबी बहुत ज्यादा होती बिल्कुल, जब तक कि आप पानी का रास्ता ना रोके। नहीं, ये भी बताइएगा कि नाला लई की भी जो सतह है वो बुलंद हो रही थी, उसकी क्या सूरत हाल है इसमें? जी बिल्कुल, बारिश जो है जब क्योंकि इस्लामाबाद ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर, जिस तरह आपको महकम में भी के पहाड़ है, तो जब बारिश होती है तो ये पानी बहकर नाला लेक की तरफ ही जाता है। तो लामवाला कल भी जब बारिश हुई, आज रात को भी बारिश हुई, अभी भी बारिश हो रही है, तो पानी सारा बह के नाला लई में जाता है। और नाला लई की सूरत हाल कल जब सैदपुर में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो उस वक्त खतरे का अलार्म बजा दिया था और पानी की सतह नाला लई में बड़ी बुलंद हो गई थी। सैलाब की वार्निंग भी जारी की गई थी, लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल इस तरह से खतरनाक नहीं है। नाला लेक में पानी की सतह बुलंद हो रही है, लेकिन इस वक्त तक अभी तक जो है वो खतरनाक सूरत हाल पर नहीं गई, सैलाबी सूरत हाल नहीं है। ताहम जो इदारे हैं जो फ्लड पर नजर रखते हैं, वो नजर रखे हुए, और अभी तक ऐसी सिचुएशन नाला लेई में फ्लड की सिचुएशन नहीं बनी। नाला लेई की बात करें तो नाला लेई में 2 मुकामात पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल बनती है। एक गवाल मंडी है और दूसरा एक वहां पर बाल मंडी, और दूसरे एक इलाके में वहां पर कटारियन के इलाके में सैलाबी सूरत हाल का खदशा होता है। तो वहां पर जो इंतजाम हैं वो कर लिए गए हैं। अगर कोई सूरत हाल वहां पर बनती है, वहां पे जो नशेबी इलाके हैं वहां उनकी आबादियों को बता दिया गया है। और इस्लामाबाद में भी बात करें तो इस्लामाबाद में जो वल्नरेबल जगह हैं वो कच्ची आबादियां हैं। इस्लामाबाद में वैसे तो टेरेन इसकी इस तरह की है कि वहां पर सैलाब नहीं आता, लेकिन अगर सैलाब की खतरा होता है वो कच्ची आबादियों को होता है। कच्ची आबादियां जो कि नाल और खासतौर पर जिन नालों की साइडों पे आबादियां वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। बहुत शुक्रिया, नईम असगर हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद की जो सूरत हाल कल की शदीद बारिश के बाद की है वो अब बता रहे थे कि रोड्स को क्लियर भी करना है और अभी भी बारिश जारी है। हम दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला की ये जो रहमत की बारिश है ये रहमत की रहे, किसी के लिए जहमत ना बने, क्योंकि सैलाब का खतरा जो है वो बताया जा रहा है, अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग का बताया जा रहा है। तो अल्लाह करे कि सब महफूज ही रहे। ये बात जरा हमने मौसम की कर ली है, कुछ सियासी मौसम की भी बात कर लेते हैं और आपको ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1.5 साल की ताखीर के बाद फिर गुज़िश्ता रोज बिल आखिर सेनेट इंतखाबात हो ही गए। 11 नशस्तों के लिए पोलिंग हुई। तमाम 145 अरकान ने अपना वोट डाला। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 11 में से 6 नशस्तों पर हुकूमत और 5 पर अपोजिशन अरकान कामयाब हो गए। 7 जनरल नशस्तों की अगर बात करें तो उसमें से 4 पर हुकूमत और 3 पर अपोजिशन कामयाब हुई। खवातीन की 2 नशस्तों में से 1 पर PTI और 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, जबकि टेक्नोक्रेट्स की 2 नशस्तों में से 1 पर PTI और 1 पर JUI को कामयाबी मिली है। और KP में सेनेट इलेक्शन के बाद हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गया है। सेनेट इंतखाबात के बाद नई जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स, जबकि 6 आजाद सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। जबकि तहरीक इंसाफ सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन चुकी है और PTI को 16 सेनेटर्स के अलावा खैबर पख्तूनख्वा से कामयाब 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 2 नशिस्तें जीतने के बाद JUI के सेनेटर्स की कुल तादाद 7 हो गई है। और उधर तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल में 2 हफ्ते बाकी हैं और पार्टी टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कौम से बहुत मजाक हो चुका, अदालतें असम्बलियों में मजाक जारी हैं, अदालतें आज़ाद होंगी तो बानी PTI आज़ाद होंगे। तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं, कौम जाग उठी और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है, मगर शर्त यह है कि मुज़ाकरात सच्चाई और हक़ाइक़ पर मबनी हों। हमने दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में नशस्तें की थी इन हुकूमती जमातों से जो बज़ाहिर हुकूमती जमातें, हुकूमत तो बेचारों के पास कहाँ है, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, हम इनके साथ बैठे थे, हमने चाय भी पी, हमने बिस्किट भी खाए। हमने उनसे सिर्फ ये कहा कि हमें इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने दो इस मुज़ाकराती वफ्त को। तो जब झूठ पर मबनी आप मुज़ाकरात करना चाहें तो हमें उन मुज़ाकरात से कोई दिलचस्पी नहीं। हम चाहते हैं कि अगर आप सच्चाई की जानिब बढ़ना चाहते हैं, अगर आप वाक़अतन चाहते हैं कि इस मुल्क में
सच का दौर दौरा हो और हकीकत को माना जाए तो फिर जरूर मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ वक्त ज़ाया करना है तो वो नहीं होंगे। अगर मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ वक्त ज़ाया करना है तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये कह रहे थे सलमान अकरम राजा। इसी सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर लियासरान साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में फार्मूला चल गया है, हुकूमत के 6 अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब हो, आप क्या देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह केपी में सीट एडजस्टमेंट की है, तो क्या 5 अगस्त से कबल आपको कोई सियासी जो एडजस्टमेंट है वो होती हुई दिखाई दे रही है? इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं सीट एडजस्टमेंट पे। आज इमरान खान साहब अब क्या करेंगे? आमन्ना सदक ना कहेंगे, नाराज होंगे। जब उनसे मुकला और उनकी हमशीरा मिलेंगी तो पता चलेगा जो लोग मुंतखब आ रहा है। ये तो इमरान खान तक गया ही नहीं था और लिस्ट आ गई एक नई, और इमरान खान उस पर क्या कहेंगे? आप जो 5 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो ये तो फौज ने भी बराह रास्त DGISPR ने मशवरा दिया था कि सियासी मामलात को आप सियासी जमातों से तय करें। तो ये फैसला इमरान खान ने करना है कि क्या वो अली अमीन गंडापुर पे भरपूर एतमाद करते हुए उन्हें मैंडेट देंगे कि वो जिस तरीके से सीट एडजस्टमेंट लाई है उनकी रिहाई के लिए इंतजाम करें। लेकिन वहां उनकी ईगो आड़े आ जाती है कि जरा सा भी ये तासुर मिले कि मैं अपनी रिहाई के लिए किसी के साथ मिन्नत कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, और वो बिल्कुल हत्थे से उखड़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं इस बुनियाद पे। तो यही चीज लेके अब 5 अगस्त इनकी 2 साल गिरफ्तारी को होने आ रहे हैं कि ये कोई सियासी तालमेल नहीं बढ़ा रहे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ चले और बिल्कुल पीछे हट गए। फिर उनके ऊपर जो तनकीद की, जो ताने दिए अली अमीन गंडापुर ने, बिल्कुल कहा, और फिर उन्हीं के साथ बैठ के सेनेट की सीटों की एडजस्टमेंट कर दी कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। राजनीति खेल इसी चीज का है कि जो कुछ भी हो अपने भले के लिए कर लें। लेकिन जहां जात इमरान खान की आती है, वो खुद जिद करते हैं, दूसरे लीडरशिप में इतनी नहीं है कि इमरान खान साहब को कायल करने की गुफ्तगू कर सकें जेल में बैठ के, कि उन्हें रास्ता लेने के लिए इजाजत दें। थोड़ी बहुत जब भी गुंजाइश निकाली है इमरान खान ने, जब गुफ्तगू आगे बढ़ी है 2-3 दफा में, तो वो पीछे हट गए। नतीजतन अब उनसे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। अब ये सेनेट के इलेक्शन हो चुके, आज के बाद शाम को जब कोई ट्विटर पे मैसेज आता है, हमें और आपको पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं। राइट, तो ये आमिर साहब अभी बताइएगा कि सेनेट में कौन सी पार्टी आपको हावी लग रही है? क्योंकि 26 जो अरकान है सेनेट के अब पीपल्स पार्टी के हैं, इसके अलावा दूसरी जो बड़ी जमात है वो PTI है 22 के साथ, और तीसरी जो जमात है वो मुस्लिम लीग नून दिखाई देती है। आपको लगता है कि इसको पार्टी के तौर पर देखा जाए कि कौन सी पार्टी हावी है, या इसको इत्तेहाद के तौर पर देखा जाए कि इत्तेहाद कौन सा हावी है? नहीं, चल तो इत्तेहाद ही रहा है ना, चाहे वो कौमी असम्बली में हो चाहे वो सेनेट में हो। यूसुफ रजा गिलानी उसी मुआहदे के तहत चेयरमैन बने हैं, जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उसके अंदर MQM है, BAP है, 6 आज़ाद अरकान है। तो इनकी तभी जाके बात बनती है 62 अरकान पे, जिसको 2/3 अक्सरियत कहा जा रहा है। तो अदरवाइज तो नहीं बनती ना, क्योंकि JUI जब जरूरत होती है सपोर्ट करती है। जैसे 26वीं तरमीम पे कायल किया गया, उन्होंने वोट दिए, और अब इन्होंने जो वहां से 3 और सेनेटर ले लिए हैं, तो उसकी बुनियाद पे कहा जा रहा है ना कि कुछ तो पसे पर्दा में पहले ही JUI के भी 2 अरकान को तोड़ लिया गया था और PTI के भी चंद अरकान को, लेकिन फिर जरूरत नहीं पड़ी। जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी खुद चूंकि वोट डालने आ गई, तो वो उन सेनेटरों को बेनकाब नहीं होना पड़ा। और जो PTI के लोग, जो PTI के अंदर भी मशकूक हो चुके हैं कि वो गायब हो गए थे, तो वो अभी भी सेनेटर हैं PTI में मौजूद, और जब एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत होगी तो वो सामने आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे, वैसे बहुत सारे लोगों से कल से बात हो रही है कि जी चूंकि 2/3 हो गई है तो अब हुकूमत 27वीं तरमीम ले आएगी। हाँ, तो यही मुझे मैं सवाल आपसे करने जा रही थी, क्योंकि आमिर साहब 26वीं आईनी तरमीम के वक्त तो हमने देखी थी बड़ी तगोदो हुई थी, लेकिन अब तो रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, 2/3 अक्सरियत मिल गई है। तो फिर आगे आएगी 27वीं तरमीम, जिसके बारे में बात भी हो रही थी। देखें, सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि आईनी सुप्रीम कोर्ट आप 4 सूबों की बना दें। अच्छा, ये वकला का धड़ा गवर्नमेंट के साथ चल रहा है, आजम नजीर तारड़, ये सारे लोग हैं मिलके, तो ये नवंबर में सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होने हैं। उससे पहले फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि कोई इस किस्म का ये काम करेंगे। माहौल बनाया जाएगा कि इलेक्शन को जीतने के लिए बार का, फिर बाकी बार्स के भी इलेक्शन है, सारे हैं, उसको लेके वकला अपना अपना ग्रुप लेके चल रहे हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई जल्दी में फैसला हो, और प्लानिंग बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर है। लेकिन कई चीजों पे पीपल्स पार्टी को इतराज है, कई चीजों पे ANP को इतराज है,
जो सूबे का नाम बदल के जैसे खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था, तो वो ANP के ऊपर जब उन्होंने कहा था असफंदियार वली ने, अहमद वली खान के वालिद ने, कि मैं तो जिंदगी भर ये एहसान नहीं उतार सकता कि मेरे सूबे को नाम दिया इन्होंने। इसी तरह जो NFC अवार्ड के ऊपर फिर जनरल बाजवा के दौर में बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। 18वीं तरमीम पे वो लोगों को बताते थे कि मरकज के पास तो कुछ नहीं रह गया। तो ये वो चीजें हैं, क्या पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसके साथ नीचे लग जाएगी? कुछ माइन एंड मिनरल्स के हवाले से लोग बातें करते हैं कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फाटा को दोबारा उसका स्टेटस बहाल किया जाए, एक सूबा बना दिया जाए, तो उसमें PTI भवें चढ़ा रही है कि नहीं, ये इसका मतलब है माइन एंड मिनरल्स को आप अलग करके विफाक के तहत करके लेके जाना चाहते हैं और हम नहीं देंगे, और सूबे की 2/3 अक्सरियत चाहिए करारदाद में किसी भी आईनी तरमीम से पहले कि मरकज में कोई इजाफा करना है, कमी करनी है किसी सूबे के एरिया में। पहले चूंकि इजाफे में भी उनको शामिल किया गया था। एक लंबी लड़ाई है, लेकिन अभी सबसे पहले वही बात जो सबसे पहले हुई थी कि क्या इमरान खान की सेटलमेंट बननी है। अगर वो बनती है तो माहौल यकसर बदल जाएगा, और वो नहीं बदल रही तो फिर ये टेंशन में ही जब भी तरमीम की तरफ जाएंगे। इनको बहुत ये कहना आसान है कि 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है, तो उसके अंदर जो अक्सरियत के हामिल वोटर हैं उनके अपने इतराज़ात मौजूद हैं, जिन चीज़ों के ऊपर बात आ रही है कि चेंज करना चाह रहे हैं। राइट, तो आमिर साहब, मुराद सईद इतने मकबूल क्यों हैं? सबसे ज़्यादा वोट उन्हें मिले हैं इस सेनेट इलेक्शन में। देखिए, मुराद सईद जो है ना, वो कहते हैं ना इमरान खान के पोस्टर बॉय हैं, और उनको वो लेके चल रहे हैं। जब ये काबीना की मीटिंग होती थी तो फैसल बाडा और मुराद सईद ये कैबिनेट में जो बात करते थे, सारे वजीर ये समझ के उसको ओके करते थे कि ये इमरान खान की मंशा पे बात कर रहे हैं, और कोई बंदा जुर्रत नहीं करता था। तो अब मुराद सईद नंबर 1 पे मौजूद थे, एक अरसे से वो मफरूर हैं, अपनी पार्टी के लिए वो सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर को पता था कि फिर ये मेरे लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। उसके ऊपर भी गो के एतराज है कि उनको क्यों 8 वोट फालतू मिले, 26 वोट मिले। अगर ये 18-18 की तकसीम कर लेते, क्योंकि नताइज जो आए हैं उस पर यह है कि अगर 18 पे कर लेते तो PTI एक सीट और निकाल लेती, PMLN या JUI का एक सेनेटर ना बनता। लेकिन यही बात वो लोग जो ये कह रहे हैं, जो PTI के अंदर तनकीद कर रहे हैं या PTI पे तनकीद कर रहे हैं, PTI को खुद का खौफ था कि हमारे लोग टूटे हुए हैं। सेनेटर तलहा ने तो एक वोट फालतू लिया भी है, उसने भी फालतू वोट लिया है अपना अमीर मकाम के बेटे ने। तो ये जो वोटर थे जिसके लिए फैसल करीम कुंडी गवर्नर KP बार बार कह रहे थे कि हमारे पास मौजूद हैं, राब्ते मौजूद है, जरूरत पड़ी तो हम इनके और सेनेटर कम कर देंगे। तो ये प्रेशर दोनों तरफ का काम कर गया कि अली अमीन एक तो मुराद सईद को हर सूरत में कामयाब कराना चाह रहे थे कि अगर कुछ खिसकते भी हैं वोटर जो नाराज हैं, वो भी उनके पैनल में डाले गए थे। क्योंकि आपको पता है कि ये जो वोटिंग होती है तो पैनल बना के दिए जाते हैं कि आपकी पहली तरजीह फलां बंदे की होगी, कि आपने मुराद सईद को, तो उनको 26 MP एलोकेट किए गए तो 26 ने डाल दिए। अगर एक आधे ने फालतू भी डाला है उधर किसी और का कम करके, तो वो भी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा कि हाँ कितने किए गए थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर मुराद सईद की मुखालफत बिल्कुल मोल नहीं ले सकते थे, कोई शक नहीं डालना चाह रहे थे, इसीलिए उन्हें सबसे ज्यादा वोट डलवाए हैं। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज़, सलमान अकरम राजा ने भी कल बात की, मुज़ाकरात की। इससे कबल जब अली अमीन गंडापुर लाहौर आए थे तब उन्होंने भी मुज़ाकरात की ही बात की। लेकिन दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा बारहा यही कह रही हैं कि बानी ने कहा है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ और सिर्फ एहतजाज होगा और तहरीक ही चलाई जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि वैसे तो सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कल कह दिया है कि उनको तो बानी PTI की रिहाई भी मुमकिन नज़र नहीं आ रही इस सूरत हाल में, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो मुज़ाकरात की मेज़ पर आई है, इस प्रेशर के तहत आई है कि आगे हालात उन्हें किसी किस्म के बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और ये जो तहरीक चलाने की बात की जा रही है, इस पर भी सलमान अकरम राजा ने ये कहा है कि हमारी जिद्दोजहद के लिए 5 अगस्त जो है वो कोई आखिरी या फाइनल तारीख नहीं होगी, इसके बाद भी जिद्दोजहद चलती रहेगी, और 90 दिन का जिक्र अली अमीन भी कर चुके। तो सूरत हाल है क्या? कंफ्यूज है, क्योंकि देखें सलमान अकरम राजा वो लोग थे जिनको पैगाम मिला था कि आप और उमर अयूब तहरीक चलाएंगे, गाइडलाइन आप लोग देंगे, प्लानिंग करेंगे। तो वो खुद कुछ तो बिदकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे सलमान अकरम राजा ने जो 5 तारीख के बाद की कही, तो वो अली अमीन गंडापुर वाली बात को सेकंड किया, और अली अमीन गंडापुर के दस्ते रास्ते बैरिस्टर साहब जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके नाते छुपे हुए नहीं है, उन्हीं की लिस्ट को बताया गया कि ये इमरान खान की बिल्कुल ओके लिस्ट है और इस पर कोई इतराज नहीं है। तो इमरान खान की अगर लिस्ट ओके है तो वो भी आज सामने आ जाएगी कि जी कोई धोखा नहीं हुआ, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी पार्टी लीडर ये नहीं कर सकता कि इमरान खान को इस तरह धोखा दे दे कि जो अगले दिन ही खुल जाएगा। तो वो सामने आ चुकी बात, तहरीक की बात बिल्कुल जब तक वो उनके जहन से गुस्सा नहीं निकलता। अब जिस दिन बैरिस्टर साहब गए हैं, लोग बताते हैं
कि उस दिन भी उन्होंने, उनके ख्याल ये होता है कि ऊपर छत पे कैमरा लगा हुआ है तो बेनुक्त सुनाई है फौज को, उनके फील्ड मार्शल का नाम लेके कि आप ये कर रहे हो और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं फलां नहीं करूंगा। तो ये चीजें किसी बातचीत की तरफ लीड नहीं करती, बल्कि और गुस्सा दिलाती हैं कि भाई आप अपने केस लड़िए। आपको बार बार कह रहे हैं कि जो 9 मई है उस पर आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आप नहीं मांग रहे। तो सजाएं तो लाहौर में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें काम कर रही हैं उनमें तकरीबन फाइनल स्टेज पे मामला है। आजकल में वो आ सकती हैं कि फाइनल फैसला रिजर्व हो गया या अनाउंस कर दिया जाता है। तो ये चीजें बता रही हैं पार्टी के अंदर एक बड़ा प्रेशर है उसका कि कौन कौन इसमें रगड़ा जा सकता है। फिर आगे हाई कोर्ट्स में अपीलें होंगी, हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, टाइम लगेगा और कोई सियासत का रास्ता बनाएगा, जैसे केपी के अंदर सेनेटरों के लिए बनाया गया और 2 दफा पंजाब में सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब कराए गए हैं नून लीग के साथ मिलकर। तो ये जहां कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, तो ये इस बात की नफी करती है बात कि जब जरूरत होती है तो आप मौलाना फजलुर रहमान की इक्तदा में मुक्तदी होते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, उनसे मुज़ाकरात करते हैं। इसी तरह PMLN और पीपल्स पार्टी आपके साथ बैठ के अपने सेनेटर मुंतखब कराते हैं। तो कोई ये नहीं है कि इन्हें किसी चीज का खौफ है। असल मसला वही है कि अना आड़े आती है इमरान खान के कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि उनका वोटर उनके साथ है, लेकिन वो सियासी फैसला लेने से हिचकिचाते भी हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को दबाना भी चाहते हैं, मोहब्बत भी उन्हीं से मांगते हैं और यहीं पे पूरी PTI मखमसे में है। बिल्कुल मखमसे में इस वक्त मौजूद है। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमको करने के लिए, और यकीनन दोनों साइड्स जो हैं एक दूसरे को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रही हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। ब्रेक हो जाएंगे। वेलकम बैक। एक अहम मुलाकात का वक्त है। एक ऐसे नौजवान से मिलाते हैं आपको जिनकी उम्र 14 साल की और उन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया और 15 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एडमिशन लेकर दुनिया में सबसे कम उम्र ग्रेजुएट मुकम्मल करने का एजाज़ अपने हासिल किया है। और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया का सबसे कम उम्र सर्टिफाइड ऐप डेवलपर जो कि एंड्रॉयड ऐप है उसका एजाज़ हासिल किया है। उन्होंने यूडासिटी से नैनो डिग्री ग्रेजुएट होने का भी एजाज़ अपने नाम किया और 16 साल की उम्र से माइक्रोसॉफ्ट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और 7 साल की उम्र में कोडिंग, 12 साल की उम्र में ऐप डेवलपमेंट। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रेहान सिद्दीकी की, जो पहले भी एक्सप्रेसो का मेहमान बन चुके हैं और अब मोहम्मद रेहान सिद्दीकी का नाम गिनीज बुक में भी शामिल कर लिया गया है, जिसके हमें ना सिर्फ उनको मुबारकबाद देनी है बल्कि आज हमने उन्हें स्टूडियोज में अपने साथ मदऊ किया है। मोहम्मद रेहान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर। अस्सलाम वालेकुम रेहान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम शामिल कर लिया गया है। अब ज़रा एक बार फिर से अपनी जर्नी शेयर करें। इतनी कम उम्र में आपने हाई स्कूल पास कर लिया, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया और ये हमें जानना ज़रूरी है कि किस एज में फिर आपने स्कूल स्टार्ट कर दिया था? जी, आई थिंक नो इट्स बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी। मेरा टेक्नोलॉजी में स्टार्ट हुआ था जब मैं 7 साल का था, तो 7 से लेके 12 तक 5-6 साल बस ट्रायल एंड एरर ऐपें बनाना, वेबसाइटें। मैं गेमें बहुत खेलता था तो मेरा अपना बहुत शौक था अपनी गेमें बनाना। 12 साल की उम्र में मेरी एक ऐप थी जो 500,000 एक्टिव यूजर्स पे चली गई, तो 500,000 पीपल उसको इस्तेमाल करते थे। स्टार्ट मेकिंग ओवर 5 डिजिट्स अ मंथ एज वेल। फिर उसके बाद 13 साल की उम्र में, उस वक्त मैं मिडिल स्कूल में था, ग्रेड 8 में, जिसमें ये गूगल का सबसे यंगेस्ट एंड्रॉइड डेवलपर बना, यूडासिटी का सबसे यंगेस्ट ग्रेजुएट। 13 साल की उम्र में मेरा हाई स्कूल स्टार्ट हुआ था, 14 साल की उम्र में ख़त्म हुआ। 1.5 साल के अंदर 4 साल की पढ़ाई मेरी मुकम्मल हुई। फिर उसके बाद 15 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, वन ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट्स टू अटेंड यूनिवर्सिटी। 16 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट से हायर हुआ एंड हियर वी आर। जबरदस्त। तो रेहान ये बताइएगा, जर्नी आपने बताया कि गेम से स्टार्ट हुई थी। बहुत सारे वालिदैन हैं जो रोकते हैं अपने बच्चों को गेम्स खेलने से, आपको लगता है इसमें कोई थिन लाइनिंग भी मौजूद है? इसमें बहुत ज़्यादा थिन लाइनिंग मौजूद है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा स्टार्ट हुआ था गेम से भी, बट ऑल्सो इसलिए भी क्योंकि मुझे ना उसका बहुत शौक था, वीडियो एडिटिंग, वो उसका फोटो एडिटिंग का, सॉरी। तो फोटोशॉप पे किसी का मुंह गोरा करना, 6 पैक ऐप डालना, आंखों का रंग बदलना, तो इन टाइप की चीज़ों में आई थिंक पेरेंट्स वगैरह को इनकरेज करना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल है टेक्नोलॉजी का ज़माना। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को अलग से एक कमरे में बिठा के रख सकते हैं पूरी ज़िंदगी। तो आई थिंक हेल्दी तरीके हैं टेक्नोलॉजीज़ के, बच्चों को आप और एक फ्री स्पेस दें वो करने के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। उनको अगर गेमों में इंटरेस्ट है, गेम्स डेवलपमेंट का, कि वो अपनी गेमें बनाएं। कुछ लोगों को जिससे सोशल मीडिया का बहुत वीडियो वगैरह बनाने की होती है, तो वीडियोस वगैरह एडिटिंग सीखें इस तरह। सो आई थिंक देयर इज अ बैलेंस, पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंटल गाइडेंस के साथ आई थिंक
kids can learn a lot of skills. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक और भी चीज़ बताइए रेहान, जिस तरह से आपने अपना जर्नी शेयर किया कि किस तरह आपको फिर सेपरेट किया गया और आपने इतने कम अरसे में जो 4 साल की पढ़ाई है वो 1.5 साल में कर ली। मुझे ये बताएं कि जो कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर होने का एजाज़ था आपका, वो गिनीज बुक में दर्ज हो गया है, लेकिन इसमें टाइम लगा। इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा इसमें? इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया था जब मैं 2021 में था। मेरी सिचुएशन बहुत एक्सट्रीमली यूनिक थी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ज़्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस और लीगल पॉलिसीज़ वगैरह क्लियर करनी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने आज तक कभी किसी छोटे को हायर नहीं किया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद पब्लिक फेसिंग कभी इसको अनाउंस नहीं किया। लेकिन इस साल जब माइक्रोसॉफ्ट की हमारी 50th एनिवर्सरी हुई, मैं पूरे 2021 से माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही था। इस साल हमारी जब 50th एनिवर्सरी हुई तो फिर उस पर उन्होंने मेरी स्टोरी फीचर की पब्लिकली एज अ ग्लोबल चेंज मेकर। तो उसके बाद से जब वो ऑफिशियल प्रेस रिलीज माइक्रोसॉफ्ट का हुआ तो फिर देन इट गॉट पिक्ड अप बाय गिनीज। बट इसका सिर्फ रीजन ये था इतना ज़्यादा लैक का क्योंकि वो वेरी स्पेशल सिनेरियो, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले उस पर थोड़ा सा हेजिटेंट हो रहे थे इसको पब्लिकली अनाउंस करने पे। बट दैट हैपेंड इस साल जब उनकी 50th एनिवर्सरी हुई थी। राइट। अच्छा, तो ये रेहान बताएं कि आप ऑनलाइन तालीम भी दे रहे हैं बच्चों को और अपने तजुर्बात भी शेयर कर रहे हैं दुनिया भर में? जी, मेरी ऑनलाइन एक फ्री कम्युनिटी है, फ्री एकेडमी, टेक मास्टर्स इंस्टीट्यूशन के नाम से। इसके अंदर मैं लोगों को सिखाता हूँ टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में सीखना। अगर आप 5 साल के हैं, 50 इयर्स के हैं, कोई भी आपका एक एक्सपीरियंस, आपको कुछ नहीं आता, इसमें आप आएँ, आपको मैं सिखाऊंगा सारी स्किल्स AI के बारे में, वेब ऐप डेवलपमेंट, आपको लोगों से मिलवाऊंगा हर हफ्ते। जितने भी टेक एग्जेक्टिव्स हैं, CEOs हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, कोई तरीका नहीं है किसी का कोई $100 मिलियन कंपनी के या एंटरप्रेन्योर से मिलने का, लेकिन आप मेरी कम्युनिटी में मेरे नेटवर्क के थ्रू मिल सकते हैं। तो ये मेरी एक अटेम्प्ट है जो पिछले 14 साल मैंने गुजारे हैं टेक्नोलॉजी में बगैर किसी मेंटोर के, कि अब मैं लोगों को लेसन सिखा सकूँ बगैर उस ट्रायल एरर के, वो जो छोटे आपको लेनी होती हैं रास्ते में चीज़ें सीखने के लिए। So that's my goal. So आप लोग मेरी वेबसाइट पे डालते हैं rehansiddiqui.com and you can join it for free. Okay, that's great। बल्कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं AI सीखने में और इस तरह की कोर्सेज करने में। मुझे ये बताएं कि उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे जो अपने बच्चे को उसके इंटरेस्ट से हटकर तालीम दिलवाते हैं, या फिर जिस तरह से अभी आपने और अली ने बात की कि एक थिन लाइन ज़रूर होती है और उसमें ही हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस साइड पर है और उसको इस साइड पर ही लेकर चलना है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा आप थोड़े से ज़्यादा ओपन माइंडेड हो। ऑब्वियसली हम लोग देसी, हमारी भी फैमिली ट्रेडिशनली बहुत पहले एक देसी माइंडसेट होती थी, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, तीनों में से चुनो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह टेक्नोलॉजी में हमने चीज़ें करना शुरू किया, हमारे पेरेंट्स कभी, जो मेरे पेरेंट्स हैं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले कि दे आर वेरी ओपन माइंडेड, वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि ये लोग मतलब नई चेंज को अडॉप्ट करना, क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स कभी कभार ना थोड़े से हेजिटेंट हो जाते हैं उससे कोई चीज़ जिसमें रिस्क आ जाता है, कोई अननोन सी चीज़ हो। सो आई थिंक पेरेंट्स थोड़े से ओपन माइंडेड हो, आप खुद सीखें, अपने फ़ोन पे डाउनलोड करें GPT की ऐप, GPT से दिन रात सवाल पूछें, ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है। सो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग फॉर पेरेंट्स इज टू बी अ बिट मोर ओपन माइंडेड। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपने बताया कि 5 से 50 साल की उम्र के लोग जो हैं वो आपके प्लेटफॉर्म पर आकर जो है अपनी मर्जी की तालीम ले सकते हैं। आप क्या ट्रैक देंगे जो बच्चे अभी 5 साल के हैं उनको कि वो कहाँ से शुरू करें? नंबर 1 वो शुरू करें AI बेसिक सीखना, क्योंकि आजकल दुनिया इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है कि अब आपकी जो मेन वैल्यू होगी वो होगी कि कितनी जल्दी आप इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। हम इस डिजिटल एज में पहले भी थे जिसमें आपके पास गूगल था, अब आप स्किल्स वगैरह के साथ सीखते हैं ऑनलाइन, आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं, अपना एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करते हैं, स्किल सीखते हैं। अब वही चीज़ बट आप उसको 10 लेवल और आगे ले जाएं कि अगर आपके पास एक बंदा है जो ट्रेडिशनल तरीकों से सीख रहा है, वही बुक से, टेक्स्ट बुक्स और इस चीज़ों से, वो भी चलता है लेकिन वो आहिस्ता है, वर्सेस एक बंदा जो अब AI इस्तेमाल करे अपनी डेली वर्क में, इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। आप एक वीडियो एडिटर हैं, आपने AI टूल सीखे और करवाने के लिए। लेकिन रेहान, AI भी जो है महदूद नॉलेज जो है ना, रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज आपको देता है, उसको भी बताया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है क्या वो महदूद किस्म का नॉलेज आप तक पहुंचाए, तो क्या तब कुछ जो है उलझन पैदा नहीं होगी? Yes, so AI is, as you said, it's very restrictive in that sense. लेकिन इसी चीज़ पे हम डबल डाउन करेंगे। ये जो दुनिया जिस तरह चलती है, दुनिया आपको स्पेशलिस्ट को रिवॉर्ड करती है, नॉट जनरलिस्ट। अगर आप एक बंदे हैं जिसको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आती है,
इसका इतना कोई सच फ़ायदा नहीं है वर्सेस आप एक बंदे हैं जिसकी कोई एक चीज़ में स्पेशलिटी है। तो मेरी कम्युनिटी में मैं फोकस करता हूँ मेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे कि किस तरह आप AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी एक पोजीशन में होने के लिए कि आप कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं या आप अपनी खुद एक कंपनी बनाएं, अपने खुद प्रोडक्ट्स बनाएं। अब एक बच्चा है 16 साल का जिसने एक ऐप बनाई कैल AI के नाम से, जो आप किसी भी खाने की तस्वीर लें वो आपको उसकी कैलोरी काउंट बताएगा। ही मेक्स ओवर $1 million a month which is in I don't even know in rupees अगर आप कन्वर्जन करें। So I think there is a very good chance बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए to be specialist in something, कि उनको कोई एक चीज़ वो पकड़ें और फिर उनको वो टूल्स दिए जाएं कि उस चीज़ में वो ज़्यादा डीप जाके उसके बारे में एक्सप्लोरेशन कर सकें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रयान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हैं और कितने ही टैलेंटेड हैं और अब कितना टैलेंट जो है उनको पता है कि आगे हमारे बच्चों में है, हमारे यूथ में है, तो वो उसके लिए जो प्रोग्राम्स करा रहे हैं अपनी वेबसाइट पर वो भी, अगर आपके बच्चों का भी इंटरेस्ट है AI में तो ज़रूर इनकी वेबसाइट पर जाकर फ्री में आप उन्हें सिखा सकते हैं। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करेंगे बलूचिस्तान डगारी में जिरगे के फैसले पर जो खातून और मर्द के कत्ल की वीडियो थी जिससे पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हुकूमत बलूचिस्तान ने उस पर नोटिस लिया और तहकीकात भी शुरू कर दी। और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी कहते हैं कि मक़तूलीन के दरमियान कोई इज़्दिवाजी ताल्लुक नहीं था। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। इंतहाई सफाकाना, इंतहाई बहमाना और इंसानियत का कत्ल है। IG पुलिस को ये हुक्म दिया कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना है और अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली 1 और फिर लेटर ऑन 11 और लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। मज़ीद गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था इनका आपस में। जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। नया जोड़ा ना भी हो कत्ल तो कत्ल है जिस पर तहकीकात होनी चाहिए। खातून और मर्द के कत्ल पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस बलूचिस्तान को मंगल 22 जुलाई को जवाब के लिए अदालत में तलब कर लिया है। और अदालत के हुक्म पर खबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। खातून के सर पर 1, सीने और पेट पर 7 गोलियां मारी गईं। पुलिस सर्जन आयशा फैज़ के मुताबिक खातून की उम्र तकरीबन 37 से 38 साल बताई जाती है और दोनों को 4 जून को कत्ल किया गया है। इस कत्ल की FIR रियासत की मुद्दत में दर्ज कर ली गई है। और उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार कबायली सरदार शेरबाज सातकज़ई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के दरमियान राब्ता हुआ है और वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान वाक़े की तहकीकात की हिदायत करते हुए कहा है कि वाक़े मुलव्विस अफराद को कानून की कटहरे में लाया जाए, उनको सज़ा दी जाए। दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में गैरत के नाम पर 531 अफराद का कत्ल हुआ, 2023 में 490, 2022 में 520 अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया जिनमें अक्सरियत खवातीन की है। जी हाँ, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, दही सिंध और जनूबी पंजाब के कबायली और नीम कबायली इलाकों में ऐसे वाक़यात तवातुर से पेश आ रहे हैं। खवातीन और मासूम बच्चों के साथ ऐसे ऐसे मज़ालिम और दरिंदगी की खबरें आती हैं कि रूह कांप जाती है। कानून को हाथ में लेने वालों को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि किसी को आइंदा ऐसी जुर्रत ना हो सके। और हमें ये सोचना है कि अगर आज हमने खामोशी इख्तियार की तो कल ये जुल्म हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। जो कौमें मजलूमों के साथ खड़ी नहीं होती वो तारीख के कूड़ेदान में दफन हो जाया करती हैं। अगर हम जिंदा कौम बनना चाहते हैं तो हमें आज और अभी आवाज उठानी होगी, कानून को मजबूत बनाना होगा और जालिमों को कटहरे में लाना ही होगा, वरना कल जब तारीख लिखी जाएगी तो हम सब ऐसे कत्ल के शरीके जुर्म ही होंगे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं अपना सेगमेंट प्रेसो किताब, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात करें शहजाद अहमद की किताब दिमाग की सूरत गरी बिग बैग से एक अब तक क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। आज जिस किताब पर जिक्र करना है उस किताब में क्या है, इसके हवाले से एक छोटा सा पैराग्राफ देखिए कि उससे आपको अंदाज़ हो जाएगा कि इस किताब का मौजू क्या है। लिखते हैं, मुसन्निफ लिखते हैं, अभी बाद में बताता हूँ कौन है मुसन्निफ। कहते हैं चंद रोज़ पहले मुझे गिलगित से एक साहब का खत आया। उन्होंने मेरी 3-4 किताबों के हवाले दिए और कुछ मासूम सवाल भी किए।
मगर मुश्किल ये है कि सवाल जिस कदर मासूम हो जवाब उस कदर मुश्किल हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि मुझसे मुश्किल सवाल करो ताकि मैं उनका जवाब आसानी से दे सकूँ। मुश्किल सवालों के जवाब देना और मासूम सवालों के जवाब देना ये किन का काम था? ये शहजाद अहमद साहब का काम था। शहजाद अहमद साहब की ये जो किताब है दिमाग की सूरत गरी बिग बैंग से अब तक, ये एक ऐसी कमाल किताब है जिसको हमारे निसाब में शामिल होना चाहिए था। इसके मुख्तलिफ टुकड़ों को हमारे निसाब में शामिल होना चाहिए था। मुख्तलिफ क्लासेस मुख्तलिफ जमातों के अंदर इसको पढ़ाया जाना चाहिए था। ये इतनी खूबसूरत किताब है। शहजाद साहब के साथ एक बदकिस्मती ये हुई शहजाद अहमद साहब के साथ कि वो उनका जो बहुत ही संजीदा काम है जिसको एक्चुअली मेन स्ट्रीम में आना चाहिए था नहीं आया, मतलब उस तरह उनको शोहरत नहीं मिली। बहैसियत शायर शहजाद अहमद साहब की एक अलहदा शोहरत, यानी हम जिस तरह कैटेगराइज कर लेते हैं तो हमने कैटेगराइजेशन की और शहजाद साहब को बतौर शायर जो है उनकी शोहरत मेरे ख्याल है कि उसका हवाला ज़्यादा मजबूत है, जबकि उनका काम जो है जो कि साइंस के हवाले से, फ़लसफ़ा के हवाले से और बुनियादी तौर पे क्योंकि मेरे नफ्सियात थे तो साइकोलॉजी के हवाले से बहुत ही खूबसूरत काम है। ये ऐसा कमाल काम है, दिमाग की सूरत गरी अगर आप पढ़ें तो आपको ये एक फ़िलासफ़र का, एक साइंटिस्ट का, एट ए टाइम एक दानिश्वर का लिखा हुआ काम है मिलेगा। यानी इसका आगाज़ आप देखिए कि क्या खूबसूरत उन्होंने, जब दिमाग की सूरत गरी का मतलब यह है कि वो जो एवोल्यूशनरी पूरी स्टेजेस के अंदर दिमाग जो है किस तरह उसकी एवोल्यूशन हुआ और आज जिस स्टेज पे है, इसमें जो साइकोलॉजी है यानी नफ्सियाती जो नुक्ता नज़र है वो तो अपनी जगह पे है, फिर उसका हयातियाती जो नुक्ता नज़र है या हयातियाती जो पर्सपेक्टिव है बायोलॉजिकल वो एक बिल्कुल डिफरेंट है, फिर डिफरेंट थ्योरीज और हर चीज़ पे बड़ी मुफस्सल बात की गई है। लेकिन इसका स्टार्ट देखिए कि कॉस्मिक कैलेंडर से उन्होंने किया। कार्ल सैगन का मशहूर ज़माना कॉस्मिक कैलेंडर, और वो जो कॉस्मिक कैलेंडर है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पहले तो इस स्केल को समझाने की कोशिश की है कि आप जब इंसानी ब्रेन को समझने की कोशिश करें या दिमाग को, तो उससे पहले तो स्केल को समझने की कोशिश करें कि ये जो यूनिवर्स है और उसमें फिर ये यूनिवर्स कब आती है, बिग बैंग, और बिग बैंग से अब तक उन्होंने जिस तरह कॉस्मिक कैलेंडर है एक साल का मफरूज़ा कायम किया है कि एक साल जिस तरह होता है, और उसके बाद उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस की कब खलिया जो है बुनियादी खलिया वो पैदा हुआ, कब न्यूक्लियस यानी वो वाला खलिया पैदा हुआ, और उसके बाद करते कब डायनासॉर्स जो हैं वो ख़त्म हुए, और फिर इंसान जो है, ये इंसान की जो मौजूदा शक्ल है, और फिर ब्रेन, इंसानी दिमाग, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो उन्होंने बड़े खूबसूरत पैरा से कॉस्मिक कैलेंडर को शुरू में ही रखा है ताकि एक बड़ा स्केल जो है वो एक्चुअली आप एक जो रीडर है, जो कारी है, उसके अंदर मुकम्मल तौर पे वाजे हो जाए। अब बिल्कुल शुरू में ही कॉस्मिक कैलेंडर पे भी बात करेंगे, लेकिन इस पे जो बहुत ही शुरू में एक चीज़ जिसने मुझे बहुत चौंका दिया, क्या अब हम ऑफकोर्स ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कुछ ऐसी बातें की गई थी, 1984 जो है नावल इस तरह उसमें भी की गई थी, लेकिन ये एक बड़ी कमाल बात है कि एक ऐसी प्रेडिक्शन की उन्होंने, हालांकि टेलीविज़न आया था, टेलीविज़न भी बहुत कम लोग घरों में हुआ करता था, मोबाइल और ये स्मार्टफोन्स का तो अभी आइडिया नहीं था, लेकिन शहजाद साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये किताब जब लिखी तो कहते हैं कि ये एक दिलचस्प हकीकत है कि इंसान का अपने तौर पर सोचना समझना जानबूझकर ख़त्म किया जा रहा है। मीडिया हर मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, टेलीविज़न आपकी ख्वाबगाह तक पहुंच चुका है, अब आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते। सिर्फ इस एक ज़रिए से ऐसी बेशुमार अशिया की ज़रूरत पैदा की जाती है जो आपको दरकार नहीं। सियासी सतह पर ब्रेन वाशिंग जो है उसका एक मामूल है, जानबूझकर गलत इतलात दी जाती हैं, आपके पास उन्हें कबूल करने के अलावा कुछ चारा नहीं होता। कंप्यूटर ने एक तरफ से तो आपकी सलाहियतों को बढ़ा दिया है, मगर इसके साथ साथ इंसानों ने इसके सहर में गिरफ्तार होकर खुद फैसला करना अगर पूरी तरह नहीं छोड़ा तो कम से कम घटा दिया है। ये शहजाद साहब क्योंकि उस ज़माने में थे तो वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह तो नहीं छोड़ा तो घटा दिया है। शहजाद साहब इस ज़माने में होते तो वो बिल्कुल एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे जब इस पूरे माशरे को देखते तो उनको मालूम हो जाता और कि मुकम्मल तौर पे ख़ुद फैसला करना जो है वो इंसान ने ना सिर्फ मौकूफ़ कर दिया है, बल्कि इस पर एक किताब है द एंग्शियस जनरेशन जो है उसमें मुकम्मल तौर पे जो शहजाद साहब वाली बात है यही की गई है। पूरी 2024 में आई मशहूर ज़माना किताब है, लेकिन वो आपको बताती है कि कैसे 2010 के बाद एक तो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इंटरनलाइज जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके साथ साथ इंसान का सोचना समझना जो है वो मौकूफ़ हो रहा है। और फिर ये जो जनरेशन है जब बढ़ेगी तो अगली जो प्रेडिक्शंस हैं उस किताब में वो काफ़ी होलनाक हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो आज की बातें हैं जो 2024 की किताबों की बातें कर रहे हैं। शहजाद साहब ने दिमाग की सूरत गरी की सूरत में एक ऐसी किताब लिखी जो कि एक मंजरनामा जो है अपने से 40-50 साल बाद का दिया। तो इस किताब को खैर नहीं, शहजाद साहब की किताब जो है ये तो इसको एक अदबी किताब भी कही है,
फ़लसफ़ी की किताब भी कह सकते हैं, नफ्सियात की भी, माशरती यानी जो मुताला होता है उसके हवाले से, इंसान का मुताला। इस किताब का कतन ये डेफिनेटली एक मुआविन साबित हो सकती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन ये हर बंदे के लिए किताब, क्योंकि ये किताब ऐसी है जो कि आपको अपने से मिलवाती है और अपने से रोशनास करवाती है। दिमाग के 3 नज़रिए हैं, उसका दूसरा हिस्सा है, उसमें दिमाग के अंदर 10 मिली सेकेंड, दिमाग के साथ कारोबार शौक, इमरानी दिमाग, दिमाग का मुस्तकबिल में इर्तका, और ये बुनियादी उसके ये पहला हिस्सा है। उसके बाद जो है ज़हन इंसान, हदूद और इम्कानात, ये बहुत ही कमाल यानी किताब 2 में सी का जो हिस्सा है, इसमें आगे 10 चैप्टर्स हैं और ये जब आप देखेंगे तो कमाल है। यानी अदबी प्राय अख्तियार किया है, फ़िलोसॉफ़िकल एक दिमाग पाया है शहजाद साहब ने, अपनी फील्ड साइकोलॉजी थी, ज़हीन इंसान थे। ये जो 4-5 चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर इस तरह के शाहकार वजूद में आते हैं जो इस वक्त मेरे हाथ में है। साइंस, सजातियाती नफ्सियात, दिमाग की सूरत गरी, बिग बैंग से अब तक, शहजाद अहमद। ज़रूर पढ़िएगा, देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो 3 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज है, उसका आज दूसरा मैच खेला जाएगा और 3 मैचों की इस सनसनीखेज सीरीज में मेजबान बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है और आज पाकिस्तान के पास वापसी का मौका है, या यूं कहिए कि सीरीज बचाने का आखिरी मौका है। पहले मैच में बांग्लादेश ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, ग्रीन शर्ट्स को 7 विकेटों से जेर करके वाज़ेह पैगाम दे दिया कि वो होम ग्राउंड पर बहुत ही खतरनाक टीम है। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी मैच जो होगा वो 24 जुलाई को होगा। आज का मैच पाकिस्तान के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। क्या ग्रीन शर्ट्स वापसी करेंगे या फिर टाइगर सीरीज अपने नाम कर लेंगे, इस पर हमने बात करी। जी हाँ, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उवैस, पहले मैच पर अगर आप चाहें तो कमेंट कर दीजिए, और दूसरा ये कि ये बताइए कि आज के मैच में क्या पाकिस्तानी टीम को डिफरेंट करना होगा ताकि सीरीज़ कम से कम वो बराबर करना अगर वो चाहती हैं, क्योंकि हमारा तो वो जो 3-0 वाला ख्वाब था वो टूट चुका है। हाँ देखिए, आपने क्या कमेंट करना चाहें, दिल तो नहीं करता लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ऑब्वियसली हमारी टीम है, हमने उसको बैकअप तो करना, तकलीफ तो होती है, लेकिन जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो देखिए आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा पहले मैच के ऊपर चले जाएं तो मुझे सबसे बड़ा जो एक कहते हैं ना कि एक अजीब सा कमेंट लगा, वो कोच का था। ठीक है, आप T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, विकेट्स कुछ और हो चुकी हुई हैं, लेकिन ये कमेंट आपसे नहीं चाहिए था किसी को कि विकेट बड़ी अजीब थी, ये विकेट नहीं थी T20 स्टैंडर्ड की। जब आप प्रोफेशनल पे होते हो तो उन्होंने भी तो परफॉर्म करके दिया, उनके पेसर्स ने विकेट्स तो ली हैं, उनके बैट्समैन ने परफॉर्म किया, आपके पेसर्स ने विकेट्स, आपको स्ट्रगल करते हुए आपकी पेस बैटरी नजर आपको आई थी। उसके अलावा अगर आप बैट्समैन की बात करें, आपको स्ट्रगल करते हुए बैट्समैन आपके नजर आए हैं। दैट मींस कि आपके प्लेयर्स ने अच्छा नहीं खेला उस मैरिट के ऊपर, उस विकेट पे। मुझे पता उस विकेट पर टर्न था, बॉल ग्रिप कर रहा था, आसान नहीं था। वो जो एक माइंडसेट हम लेके गए थे कि हम लोग मॉडर्न डे क्रिकेट को कहीं ना कहीं वो जो टच करेंगे स्ट्राइक रेट को, लेकिन बहुत अरसे से ये बात हो रही है। मैंने भी कितने प्रोग्राम्स में, आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि आपने श्रीलंका के अंदर जाके वर्ल्ड कप खेलना है, वहां पर आपको ये फ्लैबॉइंट किस्म की विकेट्स नहीं मिलेंगी। जहां पर एग्रेसिव स्कोर हो वहां पर टर्निंग ट्रैक आपको मिलेगा। आपका जो स्ट्राइक रेट वाला मामला है वो नीचे आएगा। आपका जो आपके ज़हन में जो एक रोड मैप चलता है कि यार 200 सवा 200 हम टच करेंगे, वो भी शायद थोड़ा सा नीचे आएगा, ग्रेजुअली आएगा, क्योंकि विकेट बहुत स्लो होगी, आसान नहीं होगा विकेट पे स्कोर करना। आपके प्लेयर्स ने यहाँ पर ही टेस्ट होना है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपके प्लेयर्स टेस्ट हुए हैं। परफॉर्म आप नहीं कर पाए, इस चीज को माने कि आपकी कप्तानी में बहुत बड़ा फ्लॉ था। मुझे समझ में नहीं आती, एक अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर लाहौर कलंदर के जिन्होंने भी डेब्यू भी किया, सलमान की बात करें, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो आउट कर रहा है। दूसरे एंड से आप अपना प्रीमियम बॉलर लगाओ ना। आपके जेहन में होता है कि अब्बास अफरीदी बैठा हुआ है या फहीम अशरफ बैठा हुआ है, जिनको आप लेके साथ गए हो, कि आप एक रेगुलर बॉलर को लगाते हो। आपने साइम अयूब को बीच में ले आए, ये मुझे हिकमत अमली समझ नहीं आई बिल्कुल भी, आखिर क्या करना चाह रहे थे। माइक हिसन की जो आपने बात की है, ऐसे कुछ एक्सक्यूजेस आपको इंग्लिश टीम की तरफ से नहीं सुनाई दिए थे जब वो हमारे मुल्क में दौरा कर रही थी और सीरीज खेलने के लिए आई थी? देखिए, ये तो मैंने आपको कहा ना कि हमारा सबसे बड़ा एक इशू है कि किसी भी आप कंट्री के अंदर जाओ तो ये इशू नहीं है, आपको पता, किसी भी कंट्री में जाओ तो उसने अपनी टीम को बेनिफिट देना है। आपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आपको याद हो, जो पूरा का पूरा घास आपने खत्म किया, आपने कहा जी मैं देखता हूँ कौन जीत के दिखाता है, और वही हुआ कि आपने पंखे लगाए, आपने हीट अप किया, आप वो मैचेस जीते। आपने भी तो टेम्पर किया था ना विकेट को, आपने भी तो ऑब्वियसली आप अपनी बेनिफिट देते हो टीम को।
अगर उधर बांग्लादेश की बात करो, बांग्लादेश की अगर बांग्लादेश में हिस्ट्री की बात करें, इससे पहले आपको पता है श्रीलंका को श्रीलंका में उन्होंने मारा है, बांग्लादेश में उन्होंने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। बांग्लादेश के अंदर खेलना आसान नहीं है, खास करके ढाका की विकेट पे बात करें, वहां पर बॉल ग्रिप होता है, स्पिन होता है, वहां पर आपको बड़ा तरीके से खेलना पड़ता है। जिस तरीके से बांग्लादेश के बैट्समैन की बात करें, दोनों ओपनर्स की दोनों एग्रेसिव बैट्समैन है, लेकिन आप अगर तंजीद की बात करते हैं वो जल्दी आउट हो गए थे, दूसरे की बात करूं, बाजी की बात करूं तो वो बड़ा केयरफुली खेलता रहा है। दैट शोज कि आपको इस विकेट के ऊपर थोड़ा स्टे करके खेलना है। और अब जो खबर दूसरे जो T20 की आ रही थी, नॉट कंफर्म्ड येट, जो वहां पर बंदे बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि स्क्वायर को जो है वो पानी लगाया जा रहा है, दैट मींस कि इसको और कोशिश की जाएगी, जितनी वहां हीट पड़ी है इसको और ड्राई करके और स्लो विकेट बनाई जाए। दैट मींस कि आज भी आपके प्लेयर्स टेस्ट होंगे। बिल्कुल तो बड़ा और फिर अगर उसके बाद भी वैसे इसी तरह से एक्सक्यूजेस का सिलसिला जारी रहा तो फिर लगता नहीं है पिछले T20 वाला ही हाल हो जाएगा वर्ल्ड कप वाला? देखिए मैंने कहा ना कि ऑब्वियसली टीम हमारी है, तनकीद होती है, गुस्सा भी आता है कि जब आपकी परफॉर्मेंस हो, लेकिन मसला ये है कि दूसरी टीम्स को आप कंपेयर करें तो दूसरी टीम्स ने साल सवा साल पहले तो तैयारी की होती है कि यार हमारा ये T20 का स्क्वाड होगा। आज भी अगर बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग बात करें कि यार क्या T20 का स्क्वाड ये होगा हमारा, इसमें कोई चेंजेस होंगी, बाबर आएंगे क्या, शाहीन वापस आएगा क्या, रिजवान आएगा। एक चीज तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, दो प्लेयर्स को मैं नहीं कहता कि आप बाबर और रिजवान को इकट्ठा खिलाएं, आपको एक खिलाना पड़ेगा जो बाबर है। आपने उस दिन स्क्वाड के अंदर देखा जिस वक्त आपकी टीम, आप ठीक है एक मॉडर्न डे एक वन स्टाइल ऑफ गेम आप खेलते हो जिसमें अग्रेसिव अप्रोच की बात करते हो, जहां पर ऊपर आपका कोलैटरल डैमेज होता है, आपको मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन चाहिए जो कि सस्टेनेबल इनिंग्स खेले, जो कि लंबी इनिंग्स खेले। सिवाय फखर जमान के आपने किसी को देखा कि आपने थोड़ी सी लंबी इनिंग्स खेलने की कोशिश की हो? फखर पुराने हो चुके हैं, उनको पता है सीनियोरिटी का यही फायदा होता है, आपको कहीं ना कहीं उस चीज की कमी महसूस होगी। मसला यहाँ पर यह है कि आपका बैकअप प्लान, आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हो। आप T20 वर्ल्ड कप के भी शायद आपको क्या लगता है कि टीम में तजुर्बे की कमी रही फिर इस बार, या फिर जो हमारे यंग जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत जल्दी फिर मौका दे दिया? बिल्कुल अवैस, इसमें एड अप भी करना चाहूंगा कि जो मेजर सर्जरी जिसकी मोहसिन नकवी बात किया करते थे, ये तो हमें देखने में आई है, लेकिन उसके बावजूद कोई जो है वाज़ेह तब्दीली नजर नहीं है हमारी हार जीत में। देखिए मैंने फिर कहा ना कि ये लड़के यंग हैं, परफॉर्म करके अपने T20 के अंदर आए हैं, PSL में परफॉर्म करके आए हैं, जगह उनको दी है तो इनको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है आपको, हर लड़के को। ये नहीं कि मैचेस सैंपल साइज इतना बड़ा है नहीं, पिछले 3 मैचेस का सैंपल साइज अगर आप किसी को कहें कि 3 मैचेस में हम लड़का यहाँ से वहां चला गया तो आप गलत करोगे, क्योंकि इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है। डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर खेलेंगे, प्रेशर आएगा, उनको खुद समझ में आएगी कि हमने इस कंडीशन को कैसे अडेप्टेबल होना है। लेकिन सीनियरिटी का एक फैक्टर होता है, क्योंकि जितने ज्यादा मैचेस आप खेलते हो, सीनियर पोजीशन पे होते हो, आपको उतना एक्सपीरियंस आप गेन करते हो। सबसे बड़ा जो एक मसला आपको नजर आया था वो ये था कि जिस वक्त आप मिडिल ऑर्डर की बात कर, उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि यार हमें इनिंग्स को ग्राफ्ट करना है, मैंने पूरे ओवर खेलने हैं। अगर पाकिस्तान ये शायद एक टफ टोटल होता बांग्लादेश के लिए, आसान ना होता यहाँ पर। फिर आप थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट के ऊपर आप आ जाए इस वक्त, तो सुफियान मुकीम की अगर बात करें, अल्लाह करे कि आप उसको मैचेस खिलाओ, जो सूरत हाल लगती है, मुझे लगता नहीं है कि आप उसको T20 के अंदर कैरी करना चाह रहे हो। अगर आपका माइंड है, मुझे ये तो समझ में नहीं आ रही ना, आपने आके तो बहुत सी चीजें कही हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे, बहुत सी चीजें आप स्ट्रीमलाइन पे भी लेके आए हो, लेकिन अभी तक जो प्लेइंग 11 का आपका स्क्वाड है वही सेट नहीं हो रहा, तो बेंच लाइनअप कहां से आप सेट करेंगे? तो ये अभी भी बहुत इश्यूज हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। आपको मैंने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप ना सोचें, आपने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है, टॉप 6 के लिए। आई गेस अक्टूबर या सितंबर के अंदर डेडलाइन है उसकी। आप अभी तक टॉप 8 के अंदर मौजूद, 8वें नंबर पर मौजूद है, सॉरी टॉप 8 नहीं 8वें नंबर पर मौजूद है। आप ये सीरीज क्लीन स्वीप करते तो आप टॉप 6 के अंदर आते। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं बैठ के इसके बारे में सोचना पड़ेगा, वरना यही चीज है फिर चलती रहेगी कि एक आया आपने कैंप है कि दूसरे को आपने बुला लिया, एक सेटल स्क्वाड आपको नहीं मिलेगा कभी भी। एग्जैक्टली। अच्छा चलें आज के मैच के लिए बताएं कि क्या टिप्स हैं, क्या कहेंगे, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पहले मैच में कर ली हैं और आज वो ना की जाएं, ताकि एटलीस्ट आज हम हार से बच जाएं? देखिए टिप्स तो ऑब्वियसली वहाँ जो बैठे हैं वो तो बेस्ट माइंड्स हैं जो बैठे हुए हैं, चाहे वो हेड कोच की बात करें, चाहे वहाँ पर टीम मैनेजमेंट बैठती है, उनको बेहतर पता है कंडीशंस को असेस करके, प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस भी असेस होती है मैच से पहले कि फिजिकल फिट मैच फिट है या नहीं, उनको बेहतर पता होता है हमसे। लेकिन आपको वो जो एक मॉडर्न डे क्रिकेट, मुझे पता है कि आप चाहते हो कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करो, पूरी दुनिया के अंदर खेली जा रही है, लेकिन हर कंडीशन को आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। बांग्लादेश की विकेट्स डिफरेंट है, मैंने कहा ना ये कोई कंफर्म खबर नहीं है जो आ रही है वहां और स्लो ट्रैक बनाया जाएगा, तो दैट मींस कि आपके प्लेयर्स को उस कंडीशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको बॉल को वेट एंड वॉच करना पड़ना है, जो ग्रिप हो रही है बॉल वहां पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, उनको केयरफुली खेलना पड़ेगा। सबसे पहले मुस्तफीज की बात करूं, जो लेफ्ट आर्म उनके पेसर हैं, जिन्होंने आई गेस 2 से 3 खिलाड़ियों को आउट भी किया था 2 या 3 रन देके, उसको जरा वॉच आउट करें। तो उसने बॉल जोन सी या विकेट टू विकेट को ही टारगेट किया है।
ना कि आउट स्विंग की बात करें या इन स्विंग, क्योंकि यहाँ पर इतना आपको पता है सच न्यू बॉल के साथ आपको कहीं ना कहीं वेरिएशंस मिलती हैं, लेकिन जब ओल्डर बॉल की बात करें विकेट्स के ऊपर आपको बैक ऑफ द हैंड और खास करके फिंगर रोल करके जो उनसे आपको सपोर्ट मिलती है, और वही नजर आपको आई जिस तरीके से वो कर रहा था कि विकेट को उसने टारगेट किया हुआ था। आपके बॉलर्स को वो चीज ज़हन में रखनी पड़ेगी विकेट किस किस्म की है, क्योंकि हमेशा टूर्नामेंट आपको बॉलर्स जितवाते हैं, बैट्समैन नहीं जितवाते। बॉलर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा सुफियान मुकीम को खिलाएं। देखिए आप अगर उसको कैरी कर रहे हैं, उस लड़के ने परफॉर्म किया, आपको फ्यूचर नजर आता है, आप उसको चांस, अगर आप बिठा के बाहर उसको जंग लगाएंगे तो ये पहले भी आप करते रहे हैं, फिर आप शिकायत ना कीजिएगा कि प्लेयर जब एग्जॉस्ट हो जाता है ना, कहता बस ठीक है कहीं और जाके किसी मुल्क के लिए रिप्रेजेंट कर लूं, बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अवैस बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आज की मैच की सूरत हाल पर आपके सामने हमारे तजज़ियाकार कहते हैं कि आज विकेट मजीद स्लो होगी और हमारे जो बैट्समैन हैं उनको मजीद केयरफुली खेलना पड़ेगा। तो देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल बनती है। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। जी अब कुछ बात करते हैं बलूचिस्तान से उभरने वाले नए टैलेंट की, जिसे छोटी सी उम्र में ही ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि इंसान सोच कर ही हैरान रह जाता है। जी हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के शहर खजदार से ताल्लुक रखने वाली 14 साला अलीना बलोच की, जो कि नहायत मुतहरिक और बासलाहियत लड़की है और ऑनलाइन प्रोजेक्ट के जरिए बच्चों की माली मदद करने वाली अलीना माहौलियाती तब्दीली, खलाई तालीम और नौजवानों की खुद मुख्तारी के लिए काम करती हैं। अलीना बलोच ने एक अंग्रेजी किताब भी लिखी है जिसका नाम है शी बिल्ड्स हर ओन लेगेसी, जो कि बहुत जल्द शाया होने वाली है। अलीना बलोच कामयाब ऑनलाइन कारोबार कर रही हैं और उन्होंने अब तक 600 बच्चियों को तरबियत देकर माली तौर पर मुस्तहकम भी किया और अपने तालीमी अखराजात के साथ साथ वो अपने वालिदैन की माली मदद भी कर रही हैं। उन्हीं से बात करते हैं। मजीद इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे सामने दिए हैं। हमारे साथ मौजूद है अलीना। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? जी सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच हम ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि इतनी छोटी सी आपकी उम्र है, ऑनलाइन कारोबार कैसे आपने शुरू कर दिया और फिर उसमें कामयाब भी कैसे हो गई? यस सर, वो एंटरप्रेन्योरशिप से मेरी मुलाकात जो है ECB पाकिस्तान से हुई ना, उन्होंने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के साथ फुली करीब कर दिया और फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग्स लिए चीज़ें, और फिर मैं अपने ग्रुप की टीम लीडर थी तो वो लोग मुझसे पूछते थे और मुझे जब नहीं आता होगा तो क्या होगा ना, तो फिर मैं सीखती थी, फिर इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते जाते थे। फिर हम ऑनलाइन चीज़ों को सीखना शुरू किया, ऑनलाइन चीज़ों को बेचना, प्रोडक्ट्स बेचना, सर्विसेज का बेचना, तो हम समझो स्किल्स को अपने ढूंढ रहे थे इसमें। ज़बरदस्त। अच्छा अलीना, मुझे बताएं कि 600 बच्चियों को कैसे आपने ऑनलाइन काम की जो है वो ट्रेनिंग दी है और अब वो भी अर्न कर रही हैं, क्या ऑनलाइन काम आप उनसे करवाती हैं? मैम हम लोग जो है वेबिनार्स करते हैं, सेशंस करते थे हर एक स्कूल में। हम हमारे 10 स्कूल थे खुददार के गवर्नमेंट स्कूल्स, उनमें हम लोग जाते थे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर सेशंस देते थे, साइंस स्टेम के एक्सपेरिमेंट्स करते थे, फेस्टिवल्स करते थे, शोज जिनमें तकरीबन 600 बच्चे जो है इन्वॉल्व हो रहे होते थे डायरेक्टली। तो इसी तरीके से हम लोग ने करिए और फिर वो 600 बच्चे अपनी कम्युनिटीज को लीड कर रहे होते थे। राइट। तो अलीना अभी इस वक्त आप कराची में हैं, कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? वो मैम हम लोग जो ECB पाकिस्तान के जो इंटरप्राइज है उनको देखने गए थे कि हाँ किस तरह एक इंटरप्राइज खुद काम कर रहा है और किस तरह वो लोग चीज़ों को सिखा रहे हैं, ताकि हम भी खुददार में जाके अपने ही बच्चों को इसी तरह सिखाएं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने एक बुक भी लिखी है जो कि जल्द शाया हो जाएगी। इस बुक का नाम बड़ा ज़बरदस्त है, क्या किस टॉपिक पर है ये बुक और इसमें आपने क्या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं? जी, एक्सपीरियंसेस शेयर किए अपने मेंटर्स के साथ, क्योंकि हमारे मेंटर ने जो है हमें लीडरशिप को बहुत ही करीब से सिखाया है कि किस तरह एक लीडर को बनना है, किस तरह कन्विंस करना है और किस तरह एक छोटी सी उम्र में होकर लोगों को चीज़ों को समझाना है और एक अच्छी तरीके से समझाना है। तो ये पूरा ही लीडरशिप के ऊपर है, जहाँ पे बहुत से कुछ चीज़ें जो हमने कोट किए हुए और ये सून पब्लिश होने वाली है। राइट। तो अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स? मैं साइंस के शोबों में खुद को देखूंगी, लाइक टेक्नोलॉजी से ज़्यादा करीब शायद देखूं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी का ही दौर है और नए जनरेशन भी टेक्नोलॉजी से करीब होंगे, तो उसी में लाइक साइंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, IT इसी में। ज़बरदस्त। अच्छा जी मुझे बताएं कि आपको ओवरऑल ये सारा जो आपका जर्नी था, बड़ी आप यंग हैं और आपने इतने ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट करना भी शुरू कर दिया है, अपनी जैसी बहुत सारी बच्चियों को ट्रेन भी कर रही हैं। सारे जर्नी में आपको किसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही? फैमिली सपोर्ट, टीचर्स की या कुछ ऐसे दोस्तों की?
एक्चुअली हमारे स्कूल बहुत ही सपोर्टिव था। हमारा स्कूल जो है हमें बहुत ही इंकरेज करता था कि आइडियाज को लाओ, फिर उसे इम्प्लीमेंट करो, खुद की टीम खुद बनाओ। फिर वो ऐसे थे कि हम अपनी ग्रुप बनाते थे, फिर हम खुद ही बजटिंग करते थे, फाइनेंस चीजें, तो हमें बहुत ही चीजों का अंदाजा पहले से ही हो जाता था। तो फिर उसी तरह फिर हम अपने स्कूल से निकल गए, फिर हम लोग बाकी स्कूल में जाकर इसी चीज को चलाने लगे। राइट। तो अलीना, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, जो खवातीन खासकर आपको फॉलो करना चाहती हैं, क्या पैगाम देंगी आप उनको? ठीक है, बस अभी है, अभी करना ही होगा। लाइक आपको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि मैं जब वो करती हूँ ना कि मैं इस तरह अपने टाइम को मैनेज करूँ कि मैं अगर वो एक पास्ट बने भी मैं उस पर फख्र करूँ, और अगर वो एक फ्यूचर बने भी मैं उस पर होप करूँ। तो लाइक एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना बलोच, आपने हमें ज्वाइन किया। और पाकिस्तान को आप जैसे टैलेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे ही टैलेंट को उभारने के बहुत सारे मौके भी दिए जाने चाहिए। सानू यार मनावनाए, भावे सुर दी बाजी लग जावे, हो भावे सुर दी बाजी लग जावे, ऐहो खतरा चावनाए, ऐहो मसला मुकावनाए, भावे सुर दी बाजी लग जावे, हो भावे सुर दी बाजी लग जावे, असा नच के वखावनाए, असा यार मनावनाए, भावे सुर दी बाजी लग जावे, हो भावे सुर दी बाजी लग जावे, तेनू सोने आ मेरी सोए, मेरे नाल दगा नहीं करना, सत बिस्मिल्ला करके ढोला, मैं हुन इश्क कज़ा नहीं करना, असा नहीं अज़मावनाए, चल नहीं अज़मावनाए, भावे सुर दी बाजी लग जावे, हो भावे सुर दी बाजी लग जावे। जबरदस्त, कमाल। आपने ईमान माहौल बना दिया है। ईमान कंवल हैं, आज हमारी मेहमान हैं एक्सप्रेसो की, और नई नस्ल की आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है, पक्के सुर हैं, और इतनी डीप आवाज़। ये इतनी डीप आवाज़ कैसे आपके पास है? यानी ये इसके लिए तो बड़ी मशक करनी पड़ती होगी, या एक कुदरती तौर पर? लेकिन ये नेचुरली है आवाज़, क्योंकि हमारे बाबा को बहुत शौक था बचपन से मौसीकी का, लेकिन उन्हें इस तरह से सपोर्ट नहीं मिली। वो काफ़ी बैकग्राउंड एरिया से थे, लेकिन उन्होंने मेरे सपोर्ट किया, और उनका भी ख्वाब था कि जो मेरी बेटी में से कोई इस तरह सिंगिंग करे और वो बहुत आगे जाए। तो जैसी आपकी आवाज़ है, जैसे आपके पक्के सुर हैं, माशाल्लाह आप ज़रूर बहुत आगे जाएंगी इसमें। मुझे ईमान ये बताइए कि इसके अलावा आप क्या करती हैं? इसके अलावा मैं जीसी यूनिवर्सिटी से बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ी हूँ, और अभी मेरा रिसेंटली जो है 2nd सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, तो इट्स गोइंग वेरी वेल। इदारों को ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि वो आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी जीसी यूनिवर्सिटी को बहुत क्रेडिट जाता है इस बारे में, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे होते हैं, फिर वहाँ हमारी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस भी चल रही होती है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है, और इसमें आपकी एफर्ट कितनी ज़्यादा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ साथ इसको मैनेज करना ये बहुत क्योंकि टाइम दोनों को ही देना पड़ता है। अगर आप रियाज नहीं करेंगे तो फिर आपके ये इतने पक्के सुर भी नहीं होंगे, तो कैसे मैनेज कैसे करती हैं? बेसिकली मैं शेखुपुरा से हूँ, और मैं रोज़ ट्रैवल भी करती हूँ 2 घंटे, और फिर पढ़ना भी होता है, क्लासेस भी होती हैं। लेकिन म्यूज़िक मेरा पैशन है, और इसको जीसी यूनिवर्सिटी के अलावा भी मुझे जो भी प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं मैं उसको ज़रूर जाके परस्यू करती हूँ, और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर जाती हूँ। बिल्कुल, दोस्तों की महफिल हो या फिर आपकी फैमिली में कोई तकरीब हो, तो फिर तो लोग आपसे गुजारिश करते होंगे कि आप स्कूल से लेके कॉलेज तक, फिर फैमिलीज में जितने इवेंट्स होते हैं, हर इवेंट में जो है मैं ज़रूर सिंग करती हूँ, और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि एक नेचुरली वो चीज़ मिली हुई है जिसकी वजह से तो फिर एक और सुन। हाँ, बगैर किसी डिले के। कहाँ चले आओ
मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। ने आना ही पड़ेगा जिस तरह पुकारा है ना। मुझे तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों में चला गया और जबरदस्त कि अभी आप पहले पॉप गा रही थी तो इतना माहौल बना हुआ लग रहा था और अभी आपने गाना शुरू किया तो फिर अपने दुखों में ही कहीं खो गए हम। तो अच्छा आप बताएं कि ये कोई ट्रेनिंग आपको, आपके कोई ट्रेनर हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि कैसे जज्बात को इसमें मैंने आपको पहले बताया कि मैं नेचुरली सिंग कर रही थी, लेकिन ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा उस्ताद ज़रूर होता है जो आपको ग्रूम करता है। बेसिकली जब बचपन से मैं गा रही थी तो मेरे बाबा मुझे सुना करते थे सुरों का और ये सब कुछ, तो नेचुरली था मेरे में, लेकिन वो उनको मौसीकी का पता था कहीं ना, तो उन्होंने मुझसे सुनना, किसी भी मैंने कंपटीशन में जाना, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा रही हूँ तो सिर्फ उनको सुनाना होता था, तो ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर मुझे लगता है कि इंसान परफेक्ट नहीं होता तो उसको अपने सुरों की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो जीसी यूनिवर्सिटी में आके मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मेरे कोच हैं जाफरी साहब हैं, तो वो सिखाते हैं सुरों का, और बेसिकली जो गज़ल वगैरह मैं अब गाना शुरू कर रही हूँ और अलाप वगैरह उन्होंने मुझे सिखाए। फिर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो गाना, मैंने कभी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पहले नहीं गाया था, तो यहाँ आके मैंने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाना शुरू किया, और अब जो है वो किसी भी इवेंट वगैरह में जाती हूँ मैं तो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैं गाती हूँ और बड़े सुरों के साथ और बीट्स के साथ। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। ईमान, मुझे बताएं ईमान का फेवरेट सिंगर कौन है? आयमा बेग, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनका वोकल मेरे साथ मैच करता है। आयमा बेग से आपको किसी ने पहले रिलेट किया? मुझे सब लोग इसी से रिलेट करते हैं कि अभी रिसेंटली मैंने उनका गाना गाया बाजी, तो सबको लगता है। मैंने कई बार लाइव सुना और आपको सुनते हुए मैं, चूंकि मैं शेयर नहीं करना चाह रहा था कि आप बिल्कुल तासुर वैसा ही देती हैं। इसके अलावा आयमा बेग के अलावा किसी को पसंद करते हैं? आयमा बेग के अलावा मुझे गज़ल में फरीदा खानम अच्छी लगती हैं, क्योंकि पॉप के साथ साथ कुछ लोगों को इस तरह भी सुनना चाहिए क्योंकि मेरा वोकल गज़ल वाला भी है, तो मैं उनको भी सुनती हूँ। आबदा परवीन की जो है कवालियाँ, उसके अलावा नूरजहां, जिस तरह मैंने नीयत शौक अभी गाई, नीयत शौक भी मुझे आती है, हमने डिसाइड किया था, डोंट वरी। अभी जो मैंने गाई कहाँ हो तुम, ये नैरा नूर की है, तो इस तरह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि शुरू से ही आपके फादर की सपोर्ट आपको थी, तो आपके लिए तो बहुत सफ़र आसान रहा होगा ये वाला। सफ़र इतना आसान नहीं था क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में इस तरह से कोई पहले सिंगिंग नहीं करता था। अच्छा। और फिर जब आपको पता है कि फैमिली में से किसी लड़की ने निकलना हो इस तरह सोशल मीडिया पे, तो बहुत सी हर्डल्स आती हैं जिसमें फैमिली जो है वो बहुत नेगेटिव कमेंट्स पास करती है और आपको लेग पुलिंग करती है कि क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं, और इस तरह से भी मुझे फेस करना पड़ भी रही है बहुत ज़्यादा फैमिली। और आपने नीयत शौक वाली बात की है ना, इससे घबराना नहीं आपने, क्योंकि लेडी गागा से भी ये मिस्टेक हो जाती है। तो अब हम सुनेंगे नीयत। नहीं, हम आपके मशकूर हैं जी बहुत ज़्यादा कि आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, हमारी सुबह को इतना सुरीला बनाया आपने। ऐसे हम आपको जाने देंगे। नीयत शौक का आपने जिक्र किया है, हम ब्रेक पर जाएंगे, आप हमें नीयत शौक सुनाएंगे प्लीज़। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियत
नियतेशो भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियतेशो भर न जाए कहीं, नाम लाकर उदास लोगों से, नाम लाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आपको पता है कि आपकी हेल्थ और फिटनेस हमें कितनी अजीज़ है और बहुत लंबा अरसा हो गया था कि हमने इस पर कोई बात नहीं की थी, आपको कोई नई चीज़ सिखाई नहीं थी। हमने फैसल को स्टूडियोज़ में आज बुलाया है जी और देखते हैं कि आज फैसल हमें हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से क्या बता रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आज आप हमें क्या सिखाने लगे? अच्छा, आज के प्रोग्राम में हम लोग वो मसल कवर करेंगे जिनको कह सकते हैं हम लोग ये मसल्स का दिल हैं। अच्छा, उसमें जैसे अगर अपर पोर्शन की बात करें तो 4 आर्म्स मसल हम कवर करेंगे आज, लोअर पोर्शन में बात करेंगे तो काफ मसल्स कवर करेंगे। तो ये वो ऐसे मसल हैं जो यूजुअली स्किप हो जाते हैं, तो इनको स्किप करना नहीं चाहिए। तो अभी कुछ करके भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि किस एक्सरसाइज के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ये सेम डे में आपके ये मसल कवर हो जाए। तो सबसे पहले अभी हम करेंगे इसको 4 आर्म्स को। तो 4 आर्म्स के लिए डंबल पेयर का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जिम में हैं तो वहाँ पे तो और भी इक्विपमेंट अवेलेबल होगा। तो सबसे पहला सेट हम ये जो करेंगे, ये देखिए आपने होल्ड किया और आपने, मैं 1 बाय 1 आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और आसानी रहेगी। सही है? ये देखिए पूरा स्ट्रेच करें डाउन, और इसमें जो रेपिटेशन है वो काउंट नहीं करना आपने, ये टिल फेलियर हम करेंगे। टिल फेलियर से मतलब है कि 50 कर लें, 60 कर लें, जो आपके पास अवेलेबल वेट है उसके हिसाब से आप टिल फेलियर इसकी रेपिटेशन को करेंगे। आप फुल डाउन स्ट्रेच डाउन और फिर लिफ्ट करेंगे। इसका एक और एंगल बता देता हूँ जो आपको आसानी लगे, आप उसको फॉलो कर लें। होल्ड कर लें, 3 4 5 6। अब इसी को आप रिवर्स कर लें। ये वो मसल हैं जो यूजुअली जिम में भी और एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में भी इग्नोर हो जाते हैं, राइट? इसमें जो हम कवर कर रहे हैं वो ये सारा 4 आर्म्स वाला एरिया कवर कर रहे हैं, बट डिफरेंट एंगल्स के साथ। जितना स्लो आए नीचे, स्लो स्ट्रेच करें, टिल फेलियर आप रेपिटेशन रखें। इसके साथ हम करेंगे, ये देखिए, 1 2। जब हम कर रहे होंगे तो आपका ये सारा एरिया एंगेज होगा। हम बड़े मसल तो कवर करते हैं, चेस्ट, शोल्डर, बैक, लेग्स, बट 4 आर्म्स और काफ यूजुअली मिस हो जाता है, राइट? अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान करना है कि ये जो आपके रिस्ट है ये बिल्कुल बेंड ना हो, इसको आपने स्ट्रेट रखना है ताकि इस पर प्रेशर पूरा इस पर आए। 2 3 4 5। फिर आप इसी तरह रिपीट करें दूसरी साइड पे, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट मूव आप देखें, इसमें हमारा 30-40% बाइसेप भी यूज हो रहा होगा, लेकिन मेन जो प्रेशर है वो आपका 4 आर्म्स पे जाएगा, एंगल चेंज होने की वजह से। 3 4 5 6। इसी तरह आप रिपीट करें। ये आप टेल फेलियर करिएगा, हम लोग आपको सिर्फ सैंपल के लिए करके दिखा रहे हैं ताकि फॉलो कर सकें आप लोग। 1 2 3 4 5। इसके बाद हम करेंगे अभी काफ की एक्सरसाइज। काफ में आपने क्या करना है, फुल अप
2, अब ये दिखा सके अगर 1 2 3 4। अच्छा, इसमें आप वेट इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए 1 2 3 4। इसके बाद आप इस पे वॉक करें, आप अगले ये देखिए आप वॉक करें, पूरा आपका काफ का मसल जो है वो एंगेज हो जाएगा। राइट। लास्ट वन आप देखें, ये देखिए। राइट। That's the easiest one, I guess. हाँ, बिल्कुल ठीक। फैसल, तो जो भी आप देखें, जो भी वर्कआउट करें, उसके साथ इम्पोर्टेंट क्या है, डाइट। बिल्कुल, डाइट की अगर इंटेक पूरी नहीं है, साथ लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फैसल, आपने जिस तरीके से गाइड किया है और आपने जिस तरीके से डेमो दिया है, जरूर आपने फॉलो करना है अगर आपने फिट रहना है। तो अभी आज हम आपसे इजाजत चाहेंगे, मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।